अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज शाहीनों के शहर सरगोदा से मुखातिब हूं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ख़वातीन में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम फाइब्राइड्स कहते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर या रहम के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं। तो ये रसोलियाँ क्यों बन जाती हैं, इनके अलामात क्या होती हैं, इनके मनफी असरात क्या होते हैं सेहत के ऊपर, और इनका इलाज कैसे किया जाता है, इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है स्टूडियो में, डॉक्टर ज़ुनैरा अदनान असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की राय मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा, और कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं राबिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल सरगोदा और गोंदल मेडिकेयर भलवाल के अंदर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमिर फॉर काइंड इनविटेशन। और हमें आपने इसमें दावत दी ताकि हम लोगों को अवेयरनेस कर प्रोग्राम के थ्रू लोगों को आगाही दे सकें। एग्जैक्टली, मकसद भी इसका ये है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ रहा होता है सिवाय एजुकेशन के, बिल्कुल। तो हमारी एक हम्बल सी एफर्ट है कि हम लोगों को एजुकेट करें। ख़ासतौर पर आज का जो मौजू है वो ख़वातीन के फाइब्राइड्स से रिलेटेड है। तो डॉक्टर साहब, ये फाइब्राइड्स होते क्या हैं और ये कितने कॉमन हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? फाइब्राइड्स के बारे में ये पता होने की ज़रूरत है कि फाइब्राइड्स यूट्रस में पाई जाने वाली एक आम रसौली का नाम है, और ये तकरीबन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तकरीबन 40% ख़वातीन में अमूमी तौर पे पाई जाती है। यानी कि हर 10 में से 4 ख़वातीन जो हैं 100 में से 40 औरतों में ये रसोली का शिकार मौजूद है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन कैंसरस है, इसकी जड़ें नहीं होती, ये एक सादा गोश्त की रसौली है जो कि यूट्रस के अंदर मौजूद होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो क्या तमाम फाइब्राइड्स एक तरह के ही होते हैं? और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि ये बन कैसे जाते हैं, मतलब रसोलियाँ क्यों बन जाती हैं? फाइब्राइड्स की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं और इसकी टाइप्स इसकी लोकेशन पे डिपेंड करती हैं। आमतौर पे कुछ फाइब्राइड्स यूट्रस की दीवार के बाहर की तरफ ग्रो करते हैं जिनको सबसिरोजल फाइब्राइड्स कहा जाता है। इनकी ग्रोथ ज़्यादातर पेट की तरफ होती है या अंदर की तरफ जो है ग्रो करते हैं और इनसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता पेशेंट्स को। कुछ फाइब्राइड्स जो हैं वो यूट्रस की दीवार के अंदर ग्रो करते हैं जिनको इंट्राम्यूरल कहा जाता है, और कुछ फाइब्राइड जो हैं वो बिल्कुल यूट्रस के सबसे अंदरूनी दीवार की तरफ, यानी कि अंदरूनी सतह जो है उसकी, बिल्कुल अंदरूनी सतह जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उस पर प्रेशर देना शुरू करते हैं जिनको सबम्यूकोजल फाइब्राइड्स कहा जाता है। तो प्रॉब्लमेटिक कौन से वाले ज़्यादा हो जाते हैं? सबसिरोजल इतनी प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन जो बाकी दो हैं जो दीवार के अंदर हैं और यूट्रस की अंदरूनी सतह पे अपना प्रेशर दे रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी वजह से होती है। और अक्सर औक़ात ये फाइब्राइड्स जो हैं इनके बनने की रीज़न में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स हैं जो कि ख़वातीन में एज ऑफ मिनार की, जबकि एक बच्ची को सने बलोगत पे पहुंचती है उस वक़्त से लेके माहवारी बंद होने तक ये हार्मोन्स बॉडी में काम कर रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट इन फाइब्राइड्स पे बहुत ज़्यादा रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक कि एक औरत इन ईयर्स में है, जब तक कि बच्चे पैदा कर रही है, इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, उस दौरान इसके होने के रसौली के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट से इसका साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आपने बताया कि हर 10 में से 4 जो ख़वातीन हैं वो इसका शिकार हैं, तो डॉक्टर साहब किस एज ग्रुप की जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ट्यूमर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में होता है, जिस उम्र में ख़वातीन बच्चे पैदा करने की फेज से गुजर रही होती हैं, वो तो तकरीबन 12-13 साल से लेकर जी जैसे ही बलोगत स्टार्ट होती है उसके बाद से साल की उम्र तक है। आमतौर पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 से 50 साल की ख़वातीन में ये फाइब्राइड ज़्यादातर देखने में आए हैं, क्योंकि इस उम्र में ख़वातीन में मैक्सिमम बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी प्लस बार बार डिलीवरीज, हार्मोन्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अमूमी तौर पे ये इस एज ग्रुप पे नज़र आते हैं जब एक औरत या बच्ची मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने से पहले वाली फेज़ में होती है, उनमें फाइब्राइड्स देखने में नहीं आए, और आमतौर पे जब माहवारी रुक जाती है उसके बाद भी ये फाइब्राइड्स खामोश हो जाती हैं, इनके अलामात नज़र नहीं है और फाइब्राइड्स आमतौर पर उस टाइम पे होते भी नहीं हैं। इस तरह क्रिटिकल पीरियड वही है कि जिस दौरान माहवारी का निज़ाम चल रहा है, शुरू में इतना प्रॉब्लम नहीं है और आखिरी सालों में इतना प्रॉब्लम नहीं है, दरमियानी जो एज है जो एक औरत की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं उसी टाइम पर औरत को इस प्रॉब्लम को फेस दिनों में ज़्यादा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसके साइन सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि खातून में रसोली बन गई हुई है या बन गई हुई हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों, तो उसमें अलामात क्या होंगी, मतलब मरीज़ को क्या फ़ील होगा और आपको क्या उसके अंदर साइंस नज़र आएंगे पेशेंट के? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ पेशेंट्स में फाइब्राइड्स बिल्कुल एक होते हैं, कुछ पेशेंट्स में ये ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये बिल्कुल एक इतने छोटे हैं जैसे मटर का दाना होता है, और ये इतना बड़ा भी हो सकता है जैसे कोई तरबूज, तो इसके साइज़ भी वेरी कर सकते हैं। इसके डिपेंड करता है कि फाइब्राइड का साइज़ क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एक इंसिडेंटल रिपोर्ट लेकर आते हैं, जब किसी और मसले के लिए अस्पताल में रूटीन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उस पर एक फाइब्राइड सामने आ जाता है, उनको नहीं पता होता। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप कह सकते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं।
لیکن جب یہ فائبرائڈز اپنے سائز میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پیشنٹ کو اس کے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان میں اکثر اوقات ماہواری کا زیادہ آنا یا پھر ماہواری کے بعد بھی خون کا نہ رکنا. سم ٹائمز پیشنٹ جو ہیں ہمارے پاس پین اور پریشر سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں کہ اس میں فائبرائڈ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے اگر تو مثانے پہ پریشر ہے تو پیشنٹ کو کئی دفعہ پیشاب کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے, کئی دفعہ پینفل مکچوریشن یا درد کے ساتھ پیشاب آتا ہے, اور کئی دفعہ اس فائبرائڈ کا بلج پچھلی طرف چلا جاتا ہے جہاں پہ پہانے کی جگہ ہے. اگر یہ اس طرف کو گرو کرنا شروع ہو جائے تو پھر پیشنٹ کو اکثر اوقات قبض یا کانسٹیپیشن جیسی پرابلمس کا سامنا پڑ سکتا ہے. اور اکثر اوقات فائبرائڈ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان پیشنٹس میں جن میں بانجھپن ہوتا ہے. انفرٹیلیٹی کے بیک گراؤنڈ میں بھی فائبرائڈس کہیں نہ کہیں پیشنٹس ہمارے پاس کلینکس میں انفرٹیلیٹی کے ساتھ آتے ہیں اور وین وی ڈو انویسٹیگیٹ تو اس میں فائبرائڈ سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, اگر رسک فیکٹرز کی بات کریں تو کون سی خواتین آپ کے ایکسپیرینس میں ایسے ہی ہیں جن میں دوسری خواتین کی نسبت رسک زیادہ ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو فائبرائڈس کی ایز سچ کوئی ڈیفینٹ کاز ابھی تک تو معلوم نہیں ہوئی, لیکن رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں کہ رسک فیکٹرز میں جینیٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. جیسا کہ اگر کسی فیمیل کے امی کو یا ان کی خالہ کو یا گرینڈ مدرس کو فائبرائڈس کی پرابلم رہی ہے تو ان میں چانسز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں بھی فائبرائڈس کی پرابلم لائف کے کسی حصے میں ہو جائے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ریس کی بات کریں تو افریقنز میں فائبرائڈس کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو ادر کانٹیننٹس افریقنز میں فائبرائڈس کی جو انسیڈنس ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے کبھی آج تک بچے پیدا نہیں ہوئے, نلی پیرا ہیں, جن کے پرابلمس فیس کر رہی ہیں کنسیو کرنے میں, اور ان میں چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. یا سم ٹائمز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خواتین جن میں کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی تو ان میں بھی یہ فائبرائڈس انسیڈنٹلی آپ کو کئی دفعہ رپورٹس میں مل جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر زنیرہ, آپ نے بتایا کہ کئی فائبرائڈس اتنے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کہ جس طرح مٹر کا دانہ ہو, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خاتون کو کبھی پتہ بھی چلتا ہوگا کہ فائبرائڈ اندر رسولی بنی ہوئی ہے. لیکن اس طرح کی سچویشن میں فرض کریں پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے خاتون کو, تو پریگنینسی ان اٹ سیلف اس فائبرائڈ کے سائز کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے, یا اس طرح سمجھ لیں کہ فائبرائڈ بنا ہوا ہے ذرا بڑے سائز کا اور پریگنینسی بھی ہو گئی ہے, تو کیا وہ پریگنینسی پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پریگنینسی کا فائبرائڈس پہ ایفیکٹ جو ہے وہ آبویس ہوتا ہے, اور اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ہارمونز جو فائبرائڈ کے سائز کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پریگنینسی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایسٹروجن پروجسٹرون ایک فیمیل کی باڈی میں روٹین میں بن رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی پریگنینسی اسٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ہارمونز باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان ہارمونز کی افیکٹ کی وجہ سے فائبرائڈ کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے. سم ٹائمز کا سائز بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر پین بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے پیشنٹس کو, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پریگنینسی میں فائبرائڈ کے ساتھ بہت پینفل ٹائم گزرتا ہے ان کا. اور سم ٹائمز اس کا سائز بڑھنے کی وجہ سے پیشنٹ کو ملٹیپل ہاسپٹل ایڈمیشنز اور اس چیزوں کی ضرورت آ سکتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی پریگنینسی کے ساتھ ان کا سائز بڑھ سکتا ہے. تو اس سے بچے کی صحت کے اوپر یا ماں کی صحت کے اوپر کوئی منفی اثر تو نہیں آ سکتا؟ اگر تو خدا نخواستہ ان کی صحت یا ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق تو نہیں ہو جاتا؟ اسے عام طور پہ اگر فائبرائڈ کا سائز بہت بڑا نہیں ہے تو بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ایک خاتون کے لیے تھوڑا پینفل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب فائبرائڈ کا سائز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑے پین کے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھر ہم پین کلر سے کنٹرول کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر فائبرائڈ کا سائز بہت بڑا ہے اور وہ بالکل رحم کے منہ کے پاس ہے تو پھر آبویسلی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی, پھر سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے دوران بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے. یہ رسک ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اگر پریگنینسی ہے اور فائبرائڈ کے ساتھ ہم ڈلیوری کر رہے ہیں یا ہم آپریشن کا پلان کر رہے ہیں تو سم ٹائمز ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, جس طرح اینٹی نیٹل وزٹ کے دوران خاتون دوران حمل مشورے کے لیے آتی ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس اور ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, ڈیفینیٹلی اگر الٹرا ساؤنڈ پہ فائبرائڈ آ بڑے سائز کا ہے تو پھر ہمیں مینٹلی ہم پریپیئرڈ ہوتے ہیں, پریپیئر ہونا پڑتا ہے, پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے دیٹ از امپورٹنٹ پریگنینسی, دیٹ از اے ہائی رسک پریگنینسی, پریگنینسی ود فائبرائڈ از امپورٹنٹ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائگنوسس تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سمپل سیدھا سادہ ہی ہے اس کا کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور فائبرائڈ آپ کے سامنے آ جائے گا, چاہے وہ مٹر کے دانے جتنا ہے. بس اس کے ڈائگنوسس میں کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز پیشنٹ کو سمٹمز نہیں آتے, تو پیشنٹ کو ڈائگنوسس تک پہنچنے کے لیے سم ٹائمز وہ آتا ہی نہیں ہے. یہ سمٹومیٹک پوری زندگی عورت گزار سکتی ہے ٹل مینوپاز, اس کی ڈیٹ بند ہونے تک ایک فائبرائڈ ہے, اس سے کوئی سمٹمز نہیں دیے تو اس کے ڈائگنوسس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر پیشنٹ کمپلینس کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمیں اس کا ایگزامینیشن بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم اکثر اوقات پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں یا اس کا انٹرنل ایگزامینیشن کر کے فائبرائڈ کے سائز کا اندازہ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایگزیکٹلی فائبرائڈ کا سائز اور لوکیشن اس کو دیکھا جاتا ہے, اور سم ٹائم ریئر کیسز میں پھر ہمیں MRI کی ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے تاکہ ہمیں فردر ڈیٹیلز کا اندازہ ہو سکے. لیکن عمومی طور پر ایگزامینیشن سے اور الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں اس کا زیادہ تر کیسز میں آپ بڑا ایزیلی کوئی لمبے چوڑے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑے آرام سے اس کا وہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب مینجمنٹ پلان کی طرف آتے ہیں کہ ڈائگنوز ہو گیا
ऑब्वियसली अगर बहुत छोटे साइज़ का तो शायद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल ना बिल्कुल हो, ऐसे ही है। लेकिन अगर बड़े साइज़ का है तो इसका कोई अद्वियात से भी कोई इलाज मुमकिन है या कोई सर्जरी की जाती है, क्या करती हैं आप? इसमें आमतौर पे ये है कि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ तो बहुत छोटा है तो उसको सिर्फ स्कैन्स के ज़रिए फॉलो किया जाता है। मतलब मॉनिटर करते हैं हाँ जी, हम मॉनिटर करते रहें उसको, कि 1 साइज़ साल के बाद, बढ़ 6 तो नहीं महीने गया। के बाद अल्ट्रासाउंड पे ओके। फॉलो करते रहें। लेकिन अगर छोटे साइज़ के फाइब्रॉइड्स भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमें मेडिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। उस सूरत में हमें पेशेंट को ब्लीडिंग कम करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जिसमें कि हम ट्रांसएमिक एसिड या मेफेनेमिक एसिड, जिससे हम ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें वो स्टार्ट करनी पड़ती हैं। समटाइम्स हमें पेशेंट को OCPs जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके कोर्सेज भी करवाने पड़ते हैं ताकि उसका ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस हमें मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ नई चीज़ें भी आ चुकी हुई हैं जिनको कि हम उनके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे GnRH एनालॉग्स हैं, GnRH एंटेगोनिस्ट हैं। ये मेडिसिन जो हैं ये इंजेक्शंस की फॉर्म में लगाते हैं और इससे फाइब्रॉइड का साइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में हम दे सकते हैं जहाँ पे हमें सर्जरी करनी है ताकि साइज़ छोटा हो जाए, हमें सर्जरी में ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है और वो प्रॉब्लम्स कर रहा है तो इन दैट केस हमें फिर सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ मूव करना पड़ता है। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड को बॉडी से रिमूव करते हैं, यूट्रस से रिमूव करेंगे, यानी यूट्रस खाली रसोली आपने रिमूव सिर्फ कर दी। रसौली को निकालेंगे, दैट इज़ मायोमेक्टमी। और अगर हम फैमिली कंप्लीट है पेशेंट की, उसको मज़ीद बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में फिर हम हिस्टेरेक्टमी के ऑप्शन भी ले सकते हैं जिसमें हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अब इन दोनों सर्जरीज को करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। जैसा कि पहले हम कन्वेंशनल सर्जरी करते थे, ओपन सर्जरी पेट पे कट देके जिस तरह की जाती है। आजकल ये सब कुछ लेप्रोस्कोपिकली भी हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पेशेंट कैमरे वाला ऑपरेशन, कैमरे वाला भी कहा जाता है, लेज़र भी कहा जाता है, और पेशेंट बड़ा पूछते हैं इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर को अपने पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा इस हवाले से कि हमारे शहर में क्या ये सहूलत मौजूद है, या पेशेंट को अगर यही सहूलत चाहिए लेप्रोस्कोपी की तो उसको हमें रेफ़र करना पड़ता है, या जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम अब तक जो नाज़रीन को समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम माहवारी का निज़ाम शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक के दरमियान, उसका भी बल्कि दरमियान ले लें। बिल्कुल शुरू के सालों में भी इतने मसाइल नहीं है, आखिरी सालों में भी माहवारी ख़त्म होने के इतने मसाइल नहीं। पीक एज आपने बताया कि 30 से 40-45 साल की एज तक ये चलता है। एक दफ़ा मेनोपॉज आ गया तब तो ख़ातून को बिल्कुल पुरसकून हो जाना चाहिए कि अब मुझे फाइब्रॉइड्स नहीं हो सकते, इसी तरह ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो फाइब्रॉइड का बहुत मुनासिब सा साइज़ है और ये पेशेंट को इतनी खास प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे, तो हमें पेशेंट को ये रीअश्योर करना पड़ता है कि जैसे ही आपकी माहवारी बंद होगी ऑटोमेटिकली फाइब्रॉइड्स जो हैं ये खामोश हो जाएंगे, कोई सिम्टम्स इनकी वजह से नहीं होंगे, और इनका साइज़ कंपैरेटिवली पहले की निस्बत थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो पहले मौजूद थे वो भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर फाइब्रॉइड्स का साइज़ भी कम हो गया। जैसे हार्मोन्स का विथड्रॉल होता है बॉडी से, तो इन फाइब्रॉइड्स का साइज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो टर्म यूज़ करते हैं लोग, जो रहम में रसोली होगी, तो रसोली से बड़ा एक कॉनोटेशन या जहन उस तरफ जाता है कि खुदा न से कैंसर है, तो हालांकि बात ऐसी नहीं है। ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी बिनाइन ट्यूमर्स हैं। हाँ जी, हमें ये पेशेंट्स को रीअश्योर कराना पड़ता है। पेशेंट्स पूछते हैं, दे आर वरीड कि ऐसा तो नहीं कैंसर बन जाएगा, दिस इज़ टोटली नॉन कैंसरस ट्यूमर। ऑल्दो इसमें चांसेस हैं लेकिन वो इतने रेयर हैं कि आप कह सकते हैं कि वो 0.001% में ये ट्यूमर ये सीए में कन्वर्ट होने को लाखों में से किसी एक को, लाखों में किसी एक को, और वो हमें आज तक अमूमी तौर पर इस तरह से नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे ये मौजूद होते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ुनैरा, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी जो बहनें, हमारी जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई रहम की रसोली का शिकार हों और वो परेशान बैठी हों और आपकी बातों से उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो, तो मैं चाहूँगा कि उनको कंसोल करने के लिए आप टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे प्लीज़? फाइब्रॉइड्स के हवाले से मैं ख़वातीन को, अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि एक तो हमारे कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमें खुल के माहवारी नहीं आती, तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि जो माहवारी खुल के आना है ये कोई बहुत सेहत की निशानी नहीं होती। एक खातून को आमतौर पर माहवारी के दौरान अगर 80 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो बिल्कुल एक ऐसी जैसे कप के बराबर है, तो उसमें बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं। परेशानी तब होती है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए या माहवारी में खून ज़्यादा आना शुरू हो जाए। उस सूरत में आप इसको एड्रेस करें, बिल्कुल घरों में मत बैठे रहें। इस वक्त ज़रूरी है कि आप बर वक्त तशख़ीस और इलाज के लिए अपने पास किसी भी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी अलामात बताएं, इससे पहले कि आप में खून की शदीद कमी हो जाए या उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होना शुरू हो जाए। तो इसका बर वक्त अपनी प्रॉब्लम को किसी डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर डायग्नोसिस करें ताकि आपका बर वक्त इलाज शुरू किया जा सके। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर ज़ुनैरा अदनान का शुक्रगुज़ार हूँ कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या
رحم کی رسولی کے اوپر اتنے مفید معلومات اتنے سادہ طریقے سے اردو میں آپ سے شیئر کی، اور آپ کی ایجوکیشن میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔